इंडियन एयरफोर्स या पाकिस्तानी एयरफोर्स। हाल फिलहाल में जब ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामने आया और हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी ये दावे किए गए कि 5 राफेल्स को मार दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने दावे किए कि हमने F-16 को गिरा दिया है, J-10 को गिरा दिया है। तो लगातार ये क्वेश्चन उठने लगा और पिछले 10 सालों के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह से अपने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट को खोया है, नंबर ऑफ पायलट्स मारे गए हैं, उसको लेकर लगातार जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो तो बातें करते हैं, बट एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है कि इन दोनों ही एयरफोर्सेस में बेस्ट कौन है। अब नो डाउट कि अगर हम लोग एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम ये देखें कि कौन सी एयरफोर्स ज़्यादा बड़ी है, तो उस हिसाब से इंडियन एयरफोर्स नंबर 1 है। इवन जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसके अंदर भी अगर देखें तो 6 नंबर पे इंडियन एयरफोर्स आती है और 18th या 19th पोजीशन पे आती है पाकिस्तानी एयरफोर्स। बट अगर हम मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें कि कौन कितनी जल्दी डेवलप हो रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन हु इज फ्यूचर रेडी, ये जरूर हमारे सामने आ जाता है। और ऐसे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों एयरफोर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। यूं तो जब भी एयरफोर्स की बात होती है तो सिर्फ फाइटर जेट्स तक हमें सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या जो हमारे चॉपर्स हैं उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। बट आज की इस वीडियो में हमारा फोकस जो होगा वो स्पेसिफिकली फाइटर जेट्स को लेकर होगा। इसके ऊपर लगातार क्वेश्चन उठते हैं कि इंडिया ने कितने मारे या पाकिस्तान ने कितने मारे, साथ ही क्या अभिनंदन ने सही में किसी F-16 को गिराया था, क्योंकि पाकिस्तान तो आज तक क्लेम करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट इंडियन एयरफोर्स लगातार ये कहती रही है, इंडियन गवर्नमेंट ये कहती रही है, यहां तक कि अभिनंदन को वीर चक्र भी दिया गया है, जो वॉर टाइम का 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है, आफ्टर परमवीर चक्र, देन महावीर चक्र, देन वीर चक्र। तो ऐसे में एक क्वेश्चन जरूर उठता है और इस वीडियो में आज इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं दोनों ही एयरफोर्सेस के साथ। यहां बात की जाए इंडियन एयरफोर्स की तो 1932 में इंडियन एयरफोर्स की नींव रखी गई थी। उस समय ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स के नाम से इसको जाना जाता था। अगर बेसिक पॉइंट्स पे मैं आऊं तो यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। इंडियन एयरफोर्स का मोटो है नभः स्पर्श दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। चीफ ऑफ द स्टाफ जो हैं हमारे तीनों ही सेनाओं के अध्यक्ष, वही चीफ माने जाते हैं इंडियन एयरफोर्स के भी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर बात की जाए हेड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स की तो वो चीफ एयर चीफ मार्शल कहलाए जाते हैं। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं 2025 के पॉइंट डेटा को अगर देखा जाए तो लगभग 1,40,000 लोग इंडियन एयरफोर्स में इस समय सर्व कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग ब्रांचेस में मिला के। वहीं अगर बात की जाए जो मेजर माइलस्टोन्स माने जाते हैं तो 1948 की वॉर हो, 1965 की वॉर हो, 1971 की पाकिस्तान के साथ वॉर हो, या 1962 की वॉर हो, 1999 कारगिल वॉर, ऑपरेशन सफेद सागर कौन भूल सकता है। किस तरह से प्रिसाइज बॉम्बिंग करके इंडियन एयरफोर्स के मिराज जहाजों ने टाइगर हिल और इसी तरह के जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स थे जहां पाकिस्तानी इंट्रूडर्स बैठे हुए थे उनको टारगेट किया और उस युद्ध को जीतने में एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाई थी। वहीं 1971 में ढाका के गवर्नर हाउस पे अटैक करके मिग 21 ने एक इतिहास लिख दिया था, उस पूरी वॉर का रुख वहीं से बदल दिया था। और एक कहना कि आज के दौर में एयरफोर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो शायद कहीं भी इस चीज में कोई दोराही नहीं है कि एक अच्छी एयरफोर्स के बिना कोई भी देश जो है किसी जंग को पूरी तरह नहीं जीत सकता। इसके बाद अगर मैं बात करूं बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जहां पर मिराज एयरक्राफ्ट जो है इंडियन एयरफोर्स के दोबारा पाकिस्तान के अंदर गए, प्रिसाइज बॉम्बिंग करके आए, और अभी ऑपरेशन सिंदूर जहां पर इंडियन एयरफोर्स के जहाजों ने बॉर्डर क्रॉस किए बिना ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सटीकता के साथ प्रिसाइज बॉम्बिंग की और टारगेट्स को नष्ट किया। तो ये कुछ ऐसे माइलस्टोन है जो इंडियन एयरफोर्स ने अचीव किए। वहीं अगर मैं पाकिस्तानी एयरफोर्स की बात करूं तो पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों के एज में आपको डिफरेंस नजर आएगा। 1947 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, बट प्रैक्टिकल बात यह है कि जब 1932 में ब्रिटिश इंडिया एयरफोर्स जो बनाई गई थी, जब 1947 आया और 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली, तो उसी के साथ कुछ जहाज और कुछ स्क्वाड्रन जो हैं दे दी गई थी पाकिस्तान को। दैट इज बेसिकली द एस्टेब्लिशमेंट, कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का एक छोटा सा हिस्सा देके पाकिस्तानी एयरफोर्स को बना लिया गया था। अगेन यहाँ पर भी मोटो है सेम, पूरा का पूरा
पैटर्न वही रहता है। नंबर ऑफ पर्सनल्स की बात की जाए तो 70,000 अप्रोक्सीमेटली सर्व करते हैं यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी, इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रक्चर और पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। रीजन अगेन, इंडिया के पास हमेशा से डिफेंस बजट बहुत ज्यादा रहा, एक्सपेंशन के चांसेस थे, डेवलपमेंट में हमने बहुत काम किया है। वहीं पाकिस्तान की पूरी डेवलपमेंट चाइना बेस्ड डेवलपमेंट है, अलग से कुछ ऐसा डेवलप ये लोग नहीं कर पाए हैं। अब इनके माइलस्टोन्स की बात की जाए तो जितनी भी वॉर का जिक्र मैंने किया, 62 की वॉर को छोड़ के हर जगह पाकिस्तानी एयरफोर्स शामिल थी। अचीव इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ इन्होंने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। डेफिनेटली इन्होंने भी काफी नुकसान वॉर्स में इंडिया को पहुंचाया। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है फ्लीट्स के साथ, उन एयरक्राफ्ट के साथ जो एजिंग होते जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स सबसे ज्यादा इस क्रिटिसिज्म को झेलती है। अगर मैं स्पेसिफिकली मिग 21 की बात करूं, जिसको अब रिटायर किया जा रहा है 25 सितंबर 2025 को, ये जहाज फाइनली अपनी सर्विसेज से 60 प्लस ईयर्स के बाद रिटायर हो जाएगा। 1963 में ये इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बना था और उस समय ये दुनिया का सबसे ज्यादा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था, सबसे तेज उड़ने वाला जहाज था। इसके बाद मल्टीपल अपग्रेड्स इंडियन एयरफोर्स की करती रही और लास्ट अपग्रेड जो था वो साल 2001-2 के आसपास हुआ, जिसको नाम दिया गया मिग 21 बाइसन, जिसकी फोटो आप यहाँ पर सामने देख ही रहे हैं। अब जब मिग 21 रिटायर होने जा रहा है तो इसी के साथ जो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के, उसमें रिड्यूस हो जाएगा नंबर, बिकॉज 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट एक्टिव थे इंडियन एयरफोर्स के पास। ऑल्दो इस साल भी मिग 21 क्रैश हुए हैं और ये हर साल की कहानी रहती है, कई सारी मूवीज इसके ऊपर बन चुकी हैं। आप लोगों को आमिर खान की मूवी रंग दे बसंती अगर याद हो तो उसके प्लॉट में एक इंपॉर्टेंट रोल मिग 21 क्रैश का ही माना जाता है। कई बार कहा गया कि टेक्निकल इश्यूज हैं, पायलट्स की गलती है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 के अप्रॉक्स मिग 21 क्रैश हुए, 100 प्लस पायलट्स मारे गए और पिछले 10 साल तो इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे वर्स्ट रहे, जहां सिर्फ ना मिग 21 बल्कि बाकी एयरक्राफ्ट जैसे कि आप देख रहे हैं जैगवार भी लगातार क्रैश होता रहा। इस साल भी जैगवार के कई क्रैश हम लोगों ने देखी। अब इस एजिंग फ्लीट की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं कि अब तक इंडियन एयरफोर्स जो थी रशिया के डोमिनेंस में ज्यादातर जहाजों को इस्तेमाल करती रही थी, चाहे वो मिग 21 है, मिग 23, मिग 25, मिग 27, मिग 29, सुखोई, ये सारे एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स ने इस्तेमाल किए या कर रही है अभी, ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट रशियन ओरिजिन ही एयरक्राफ्ट हैं। इसमें फाइनली मिग 21 जो कि मैंने कहा कि 100 प्लस एयरक्राफ्ट थे, ये अब रिटायर होने जा रहा है और इसकी रिटायरमेंट के साथ ही एक बड़ी पोजीशन यहाँ पर खाली हो जाएगी, बिकॉज जब वॉर्स होती हैं तो नंबर्स की भी जरूरत पड़ती है एयरक्राफ्ट्स की। तो ऐसे में इसको रिप्लेस करेगा एलसीए मार्क 1। वहीं दूसरे एयरक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं जो कि इंडियन एयरफोर्स में अगेन एक बहुत एजेड एयरक्राफ्ट माना जाता है, वो है 70 के दशक में आया जैगवार जहाज। 1978 के आसपास ये भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हुआ था। यूके ब्रिटेन से ये एयरक्राफ्ट आता है, ब्रिटेन ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, बट इस समय पूरी दुनिया में इंडियन एयरफोर्स के अलावा जैगवार को कोई और एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं कर रही। कहा जाता है कि इस समय भी 60 प्लस यूनिट्स इस एयरक्राफ्ट की हैं। भारत का सबसे बड़ा एयरबेस में से एक माना जाने वाला अंबाला एयरबेस जो है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया की बैकबोन माना जाता है, वहां पर राफेल के अलावा जो दूसरा जहाज सबसे ज्यादा है नंबर्स में वो जैगवार ही है, ऐसा कहा जाता है। जैगवार की अगर बात करूं तो इसकी बहुत खूबियां हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक को भी कैरी कर सकता है। जी हाँ, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों ही फॉर्म में अटैक कर सकता है। सेम क्वालिटी मिग 21 के अंदर भी डेवलप की गई थी। इसके बाद अगर आऊं तो मैं दो और एयरक्राफ्ट जो कि अगेन इंडियन एयरफोर्स में अब काफी एजेड हो चुके हैं, स्पेसिफिकली अगर मिराज की बात की जाए तो यहाँ पर मिराज जो है नंबर्स में, एग्जैक्ट इसके नंबर अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा, बट अप्रॉक्स 30 या 40 के आसपास जहाज इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में बहुत से पुराने जहाज मिराज जो दूसरी कंट्रीज उड़ाना छोड़ चुकी हैं, रिटायर कर चुकी हैं, उनके एयर फ्रेम्स को इंडिया ने खरीदा था, शायद 11 या 12 एयर फ्रेम्स, ताकि जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट्स हैं हमारे पास उनकी रिपेयर में हमें हेल्प मिल सके, बिकॉज ये भी फ्रांस का जहाज है। राफेल डिजॉल्ट कंपनी जिसका राफेल है उसी कंपनी का बनाया हुआ है मिराज जहाज है, बट अगेन एजिंग होती जा रही है। बालाकोट का हीरो इसको माना जाता है, यही वही एयरक्राफ्ट है जिसने बालाकोट में पाकिस्तान के अंदर जाके बॉम्बिंग की थी। अगेन एयर टू ग्राउंड जो मिशन होते हैं
जहां बॉम्ब्स को ड्रॉप किया जाता है, वहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिराज का माना गया है। और अब तक जो सर्व इसने किया है ऑपरेशन सफेद सागर, जब कारगिल वॉर हुई थी वहां पे भी मिराज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया था। दूसरा एयरक्राफ्ट है हमारे आगे मिग 21 बाज, मिग 29 बाज। अगर मिग 29 की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट 1985 के आसपास इंडियन एयरफोर्स में आया था। नंबर्स की अगर बात करूं तो अगेन 50 के अप्रॉक्स कहा जाता है कि इस समय इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट हैं। बट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां मिराज के साथ अब तक कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई है, मेजर अपग्रेडेशन नहीं हुई है, ये जहाज बहुत जल्दी रिटायर हो जाएगा, शायद 2030 या 35 से पहले। वहीं अगर मैं मिग 29 की बात करूं तो इसको पिछले कुछ सालों में, लास्ट जो एक डेके रहा है उसके अंदर कई अपग्रेडेशन इसको देखने को मिली है। और जो फोटो आप अभी समय स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अपग्रेडेड मिग 29 की ही है। ऑपरेशन सफेद सागर के टाइम पे कारगिल वॉर में भी मिग 29 ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। यहां तक कि अभी ऑपरेशन सिंदूर और इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पे भी वो मिग 29 एयरक्राफ्ट ही थे जिनको F-16 की टक्कर में हमेशा इंडियन एयरफोर्स रखता है। दोनों ही लगभग एक जनरेशन के ही एयरक्राफ्ट माने जाते हैं। बट अगेन एजिंग यहां पर भी मैटर करती है। हाल फिलहाल में मिग 29 के भी कुछ क्रैशेस हमें देखने को मिले। इसके बाद बात करता हूं हाल में जो इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन मानी जाती है, सुखोई 30 MKI। रशियन एयरक्राफ्ट है, साल 2001 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ। इस समय नंबर में 250 प्लस है ये एयरक्राफ्ट हमारे पास, और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। 4.5 जनरेशन है अप्रोक्सीमेटली। अगेन यहां पर एक बड़ी एडवांटेज सुखोई के साथ हमारे पास ये है कि इसका प्रोडक्शन भारत में ही होता है, तो उसके पार्ट्स को लेकर या इसकी डेवलपमेंट को लेकर कभी कोई इशू हमें देखने को नहीं मिला। हाल फिलहाल में भी इंडियन एयरफोर्स ने इस जहाज के ऑर्डर दिए हैं। 12 या 20 के अप्रॉक्स जहाज के नए ऑर्डर दिए गए हैं जिनको ऐड किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और इसके बाद आती है फ्यूचर में रेडी होने वाली हमारी बैकबोन LCA तेजस। भारत के द्वारा हेल के द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट अभी हाल ही में 100 जहाजों के ऑर्डर दिए गए हैं। और हम कह सकते हैं कि आने वाले 10 सालों के अंदर जब शायद जैगवार, मिराज और मिग 29 तीनों रिटायर हो चुके होंगे, उस समय सुखोई और LCA ये सबसे ज्यादा हमारे पास नंबर में होंगे। दोनों एयरक्राफ्ट मिला के लगभग 400 के आसपास हमारे पास होने वाले हैं। ये एयरक्राफ्ट नंबर्स में बड़ा रोल प्ले करेंगे। एंड एक पॉइंट जो एडवांटेज है इन दोनों एयरक्राफ्ट के साथ, इनकी प्रोडक्शन और डेवलपमेंट को लेकर इंडिया के ऊपर कोई बड़े चैलेंजेस नहीं है। पूरी तरह से प्रोडक्शन इंडिया में होती है। हाँ, LCA तेजस का जो इंजन है वो हम अमेरिका से खरीदते हैं और उसको लेकर जनरल मोटर के साथ हम नई डील्स कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में इंजन को इंडिया में भी डेवलप किया जाए। अब इसके बाद हम आते हैं गेम चेंजर के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो है राफेल। नंबर से बात की जाए तो 36 एयरक्राफ्ट डजॉल्ट कंपनी फ्रांस की इसको बनाती है, वही कंपनी जिसने मिराज को बनाया है। 36 एयरक्राफ्ट लिए गए हैं, भविष्य में और एड ऑन किए जाएं उसकी संभावना अब तक नहीं दिखती। हाल फिलहाल में हमने मरीन राफेल की भी डील की है जो कि नेवी के लिए खरीदे जाएंगे। बट अगेन राफेल एक बहुत स्ट्रेटेजिक रोल निभाने वाला है। मिग 29 जैसे एयरक्राफ्ट जब हमारे पास नहीं होंगे, रिटायर हो चुके होंगे, तो उस समय इंडिया की जो स्ट्राइक बैकबोन है उसको संभालने का काम राफेल भी करेगा। स्पीड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मॉडर्न एवियोनिक्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, या इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि पाकिस्तान जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है अपनी एयरफोर्स की, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में जो प्रिसाइज अटैक किए गए हैं पाकिस्तान में, वहां राफेल ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और एक बड़े लंबे समय से बात थी कि राफेल कब इस्तेमाल होगा, कहां इस्तेमाल होगा, तो फाइनली हम लोगों ने वो देख लिया है। फ्यूचर में इस बात के चांसेस तो कम ही दिखते हैं क्योंकि फ्रांस के साथ ऐसी कभी कोई डील हुई नहीं कि हम राफेल को भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। बट अगर कभी कोई ऐसी डील सामने आई तो हो सकता है कि इंडिया भविष्य में राफेल को इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी। अब इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। एजिंग फ्लीट सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए समस्या नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी समस्या है। सामने दिख रहे जहाज चैंदुंग F7, ये एक चाइनीज एयरक्राफ्ट है जो कि मिग 21 के एजेड ही माना जाता है। लगभग बहुत जल्दी ये रिटायर होने वाला है। पाकिस्तानी एयरफोर्स से ऐसा कहा जाता है कि 2030 तक इसको रिटायर कर दिया जाएगा। नंबर्स की अगर बात करूं तो 60 से 70 के अप्रॉक्स कहा जाता है कि एयरक्राफ्ट नंबर में है। एंड अगेन एजिंग को ये जहाज भी फेस कर रहा है, कोई बड़ी अपग्रेडेशन इसमें नजर नहीं आती है। वहीं दो एयरक्राफ्ट मिराज 3 एंड मिराज 5
दोनों ही बहुत एजेड एयरक्राफ्ट है, दोनों की कोई मेजर अपग्रेडेशन पिछले 10-20 सालों में देखने को नहीं मिली है। नंबर्स की अगर इन दोनों जहाजों की बात की जाए पाकिस्तानी एयरफोर्स में, तो लगभग ऐसा कहा जाता है 200 के अप्रोक्स है या उससे ज्यादा हो सकते हैं। दोनों ही जहाजों को पाकिस्तानी एयरफोर्स 2030 तक रिटायर करने की बात करती है। अब देखिए यहाँ नंबर्स मैटर करते हैं, मैंने कहा था ना एयरफोर्स में नंबर्स भी मैटर करते हैं। जब ये 3 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स से रिटायर हो जाएंगे तो इस समय पाकिस्तान की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ लगभग 450 कही जाती है, जो कि फिर टेक्निकली घट के 250 जो नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो 200 के अप्रोक्स जहाज पाकिस्तान के पास उस समय रह जाएंगे। बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी इसके अल्टरनेटिव खोज ही रहा है लगातार। J-10 उसका एक अल्टरनेटिव इनको मिलता जा रहा है। बात होगी F-16 की, जिसको पाकिस्तान आई थिंक इकलौता ऐसा जहाज है जिसको पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स की बैकबोन अभी के समय में कह सकता है। रीजन है नंबर्स का। 80 के दशक में अमेरिका से इनको लिया गया था, उसके बाद इनकी 2 मेजर डेवलपमेंट या हम कह सकते हैं अपग्रेडेशन हमारे सामने आई, जिसमें 2014 के आसपास भी कुछ अपग्रेडेशन देखने को मिली। बट अगेन नंबर्स में ये एयरक्राफ्ट भी इतने ज्यादा नहीं है। 40 के आसपास माना जाता है कि पाकिस्तान के पास F-16 जहाज हैं, जो कि अगर टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो शायद उतने ज्यादा एडवांस नहीं है। ऑल दो जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन हुई है उसमें फ्यूल टैंक्स और कुछ बेसिक अपग्रेडेशन शामिल है मिसाइल्स को लेके, क्योंकि चाइनीज मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है बट F-16 में तो वो भी अलाउड नहीं है। तो लेट्स सी आने वाला फ्यूचर पाकिस्तान के लिए क्या होने वाला है। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तानी एयरफोर्स की 2 बड़ी मॉडर्नाइजेशन जो हम कह सकते हैं वो है J-17 थंडर, जिसको एड ऑन किया गया था 2007-8 के आसपास। इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर डेवलप किया है, तो ये बैकबोन बनेगा फ्यूचर में पाकिस्तान की। हम कह सकते हैं कि 60-100 या उससे ज्यादा नंबर में ये एयरक्राफ्ट चला जाएगा। हाल फिलहाल में अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो कंपैरेटिवली बहुत फाइन परफॉर्मेंस इसको नहीं कहा जा सकता। ऐसी खबरें आई थी कि कुछ देश इसमें इंटरेस्टेड हैं, बट अब तक पाकिस्तान को कोई बड़ा ऑर्डर मिला या मिलेगा इसकी कोई खबर नहीं आई है। वही बात की जाए दूसरे एयरक्राफ्ट की जो बहुत रिसेंटली 2022 में ही शामिल हुआ है, वो है J-10C, जो कि चाइनीज एयरक्राफ्ट है। नंबर्स की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट 20 से भी कम नंबर में पाकिस्तान के पास अभी है। वहीं थंडर की अगर बात की जाए तो ये भी 40-45 के आसपास नंबर में बताया जाता है। बट यहाँ पर अब एक गेम चेंजर पॉइंट आता है, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हु इज फ्यूचर रेडी और नॉट। और वो गेम चेंजर पॉइंट है चाइना का पाकिस्तान को ऑफर करना J-35। J-35, J-31 कई जगह अलग अलग बातें सुनने में आती है, बट द मोस्ट प्रॉब्ली इज J-35। 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान को चाइना के द्वारा ऑफर किया गया है। और अगर न्यूज की माने तो बहुत जल्दी आने वाले कुछ महीनों में या विद इन अ ईयर ये जहाज पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होगा। एंड अगेन चाइना जिस तरह से इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की हेल्प करता आया है, ये सबसे बड़ी हेल्प साबित होने वाला है। इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी 50%, अप्रोक्सीमेटली 50% का ऑफ पाकिस्तान को इन जहाजों पे मिलेगा। और साथ ही जो पेमेंट का टेन्योर है वो भी बहुत लंबा मिलेगा। इन शॉर्ट लगभग फ्री में जहाज पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। ट्रॉल भी बहुत पाकिस्तान इस पे हुआ, बट अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और ये जहाज पाकिस्तान के पास आता है तो नो डाउट पाकिस्तानी एयरफोर्स चाहे थोड़े समय के लिए ही बट एक तरह से इंडियन एयरफोर्स से एक एडवांटेज ले लेगी, बिकॉज अभी मौजूदा समय में हमारे पास कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। अगर मैं सुखोई की बात करूं तो भले ही वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, बट उसकी वे अपने ड्रॉबैक्स हैं। सुखोई की रेंज का एक बड़ा ड्रॉबैक है, उसकी स्पीड एक ड्रॉबैक है, मनोवलिटी भले ही हाई है, बट अगेन ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लस साथ ही सुखोई का साइज वो भी काफी ज्यादा बड़ा है, तो रेडार पे बहुत इजीली विजिबल है। राफेल की अगर बात की जाए तो भले ही एडवांस है बट स्टेल्थ वो भी नहीं है। इन शॉर्ट इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूदा फ्लीट में कोई भी ऐसा जहाज नहीं है जो कि J-35 को डायरेक्टली टक्कर दे सके, स्पेशली जब हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। और आज जिस तरह से BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स आ चुकी हैं, जहां आप कई 100 किलोमीटर दूर से दूसरे जहाज को या किसी टारगेट को अटैक कर सकते हो, उस पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं देखूं तो ये एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट होने वाला है पाकिस्तान के लिए। वहीं इंडिया के लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। इंडिया की अगर बात की जाए तो अभी इकलौती एक बात जो हमारे सामने है वो है M का प्रोजेक्ट को लेके, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट।
जिसको इंडिया कुछ सालों से लगातार शो करता आया है कि ये एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे, बट समस्या ये है कि साल 2027 तक तो उसका प्रोटोटाइप आएगा। और तेजस के केस में हमने देखा कि किस तरह से लगभग 30 साल का समय लग गया जहाज को फाइनली इंडक्ट होने में। तो अगर एम का 2027 तक प्रोटोटाइप लेके आता है तो उसके इंडक्शन में कम से कम 10 से 15 साल आगे लग सकते हैं, जिस हिसाब से हेल के पास अभी इतने ऑर्डर और इतना काम है। तो ये कहना कि इंडियन एयरफोर्स हाल फिलहाल में कोई स्टेल्थ एक्वायर करने वाली है, उसके बारे में सोच रही है, वो बिल्कुल गलत होगा। अब यहाँ पर एक और रीजन इसका है, वो है ये दो जहाज। हाल ही में फरवरी 2025 में जब एरो इंडिया शो, जो कि बेंगलोर यलहंका एयरफोर्स बेस पे हर साल होता है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है, वहां दो जहाजों को पब्लिश किया गया, एक तरह से डिस्प्ले किया गया। एक है F-35 और दूसरा है सुखोई 57। F-30 की बात की जाए, 35 की बात की जाए तो मौजूदा समय में दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज इसको कहा जाता है। लगभग $110 मिलियन का एयरक्राफ्ट है, जो कि दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट भी है। चाहे मैं जापान की बात करूं या अभी यूएई की बात करूं, बहुत से देश इसको इस्तेमाल कर ही रहे हैं लगातार। इजराइल भी इसको इस्तेमाल कर रहा है। बट दो बड़े ड्रॉबैक, सबसे पहला तो अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, दूसरा इसकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर अमेरिका के जिस तरह से नॉर्म्स हैं, इस एयरक्राफ्ट को लेना दैट मीन्स कि कंप्लीटली अमेरिका के हाथ में ही इसको पूरी तरह से सौंपे रखना है लाइफ टाइम, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सुखोई 57 की, तो आप में से वो स्टूडेंट या वो लोग जो कि डिफेंस के बारे में हाल फिलहाल जान रहे हैं, उन्होंने ये नाम पिछले 1-2 सालों में सुना होगा। बट मैं डिफेंस के लिए प्रिपेयर भी कर चुका हूं, एसएसबी इंटरव्यू एंड ऑल। तो बहुत टाइम से मैं कह सकता हूं कि 2007-8 से मैं इसके बारे में सुनता आया हूं कि इंडिया एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था रशिया के साथ। ऐसा भी मैंने सुना था कि 400 करोड़ रुपए दिए गए थे रशिया को ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए, बट बाद में प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, इंडिया इससे विड्रॉ कर गया। उसके रीजन थे कि मल्टीपल रिक्वायरमेंट इंडिया ने यहाँ रखी थी अपनी, जो कि रशिया ने फुलफिल नहीं करी। तो इंडिया ने बहुत पहले ही अपनी जो मंजूरी है वो नहीं जताई थी इसके लिए। हाल फिलहाल में रशिया लगातार इंडिया को पिच करता गया है कि आप सुखोई 57 को खरीदिए। अब यहाँ दो चीजें आती हैं। पहली तो इंडिया रशिया की डिपेंडेंसी अपने डिफेंस सेक्टर पे और नहीं बढ़ाना चाहता। दूसरी बात यह है कि इस जहाज को लेकर अभी बहुत से संशय हैं। इस जहाज को दुनिया में अब तक किसी भी कंट्री ने ऑर्डर नहीं किया है। साथ ही इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेकर भी बहुत से डाउट हैं। तो ये कहना कि इंडिया इस डायरेक्शन में भी जाने वाला है वो नियरली इम्पॉसिबल लगता है। तो ऐसे में क्वेश्चन मार्क यही खड़ा होता है कि भैया क्या इंडिया सही में आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान को compete कर पाएगा? क्या हम J-35 का कोई अल्टरनेट ला पाएंगे? अगर M का आता भी है तो उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट में एक और हर्डल है, और वो है एक इंडिजीनियस इंजन कावेरी, जो कि अब तक डेवलप नहीं हुआ है। उसकी डेवलपमेंट की कोई बड़ी न्यूज भी सामने नहीं आती। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि या तो Su-57 या तो फिर पाकिस्तान से पीछे रहना आने वाले कुछ सालों में। और इसी वजह से ये जो क्वेश्चन मार्क है वो सबसे बड़ा हो जाता है इंडियन एयरफोर्स के आगे कि भैया क्या हम सही में फ्यूचर रेडी हैं? क्या सही में हम ये कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान को टक्कर देने वाले हैं? अब इसका जवाब हम इस तरह से दे सकते हैं कि भले ही हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, हम स्टेल्थ नहीं ले रहे हैं, बट हमारा जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स है वो हम बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। बट क्या उस स्टेल्थ पे सक्सेसफुल रहेगा? हाल ही में जब F-35 एयरक्राफ्ट जो कि यूके का था और वो केरला के एक एयरपोर्ट पे लैंड होता है, तो इंडियन एयरफोर्स ने क्लेम किया था कि हमने उसको पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। पर ये बात कितनी वैलिड है वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अमेरिका तो कहता है कि इस एयरक्राफ्ट को दुनिया में कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। बट हमने ऐसा कहा कि हमने इसको डिटेक्ट करा और फाइनली वो काफी दिनों तक यहाँ रहा और उसके बाद वो फ्लाई कर गया। अब क्वेश्चन यही उठता है, क्योंकि हम डायरेक्टली F-35 के लिए मना कर चुके हैं अमेरिका से, अब हमें कोई भी डिफेंस डील नहीं करनी, तो क्या हम सही में फ्यूचर रेडी हैं? और इस क्वेश्चन मार्क के साथ मैं आप लोगों को छोड़ के जाता हूं। आप चाहे इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और जो हमारे इंडिया के व्यूअर्स हैं वो तो डेफिनेटली बताइए कि वो इस समस्या को लेकर क्या सोचते हैं या उनके क्या अपने व्यूज हैं इस टॉपिक के ऊपर।